हेलो बच्चों, राधे राधे। आपका स्वागत है शैलेंद्र मैथ कनेक्ट में। तो आज हम क्लास 10th के पॉलिटी के चैप्टर 2 को कवर करेंगे। आज का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से कनेक्टेड है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी। उसमें एक टॉपिक थी सत्ता के साझेदारी के रूप, जिसमें सत्ता की साझेदारी के 4 रूप थे। उसमें एक था क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, दबाव समूहों के बीच, राजनीतिक दलों के बीच वितरण और सामाजिक समूहों के बीच वितरण, जिसमें से एक था ऊर्ध्वाधर वितरण। इसमें सत्ता जो थी वो ऊपर से नीचे की तरफ कई स्तरों में बटी हुई थी, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो इसी को हम इस ऊर्ध्वाधर वितरण को ही हम संघवाद कहते हैं। संघात्मक सरकार उसे कहते हैं जब किसी देश को चलाने के लिए सरकार को 2 या 2 से अधिक स्तरों में बांट दिया जाता है, उसे हम संघात्मक सरकार कहते हैं। संघात्मक सरकार का अर्थ होता है शक्तियों का बंटवारा, पावर शेयरिंग। किसी भी देश में सरकार 2 प्रकार की होती हैं, एक एकात्मक सरकार और एक संघात्मक सरकार। एकात्मक सरकार का अर्थ होता है कि देश की सारी शक्ति केंद्र के पास हो। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे राज्य सरकार होती है, वहाँ पे राज्य सरकार भी होती है, लेकिन राज्य सरकार की अपनी नहीं चलती है। केंद्र जो कहता है उन्हें करना पड़ता है, उनकी अपनी शक्ति नहीं होती है, वे स्वतंत्र नहीं होते हैं। अगर केंद्र चाहे तो उन्हें अपनी मर्जी से हटा सकता है, केंद्र को उनकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन संघ सरकार में क्या होता है, इसमें सत्ता जो है वो स्तरों में बटी होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार की अपेक्षा ज़्यादा शक्ति होती है, लेकिन राज्य सरकार जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को अपनी मर्जी से हटा नहीं सकती है, और यहाँ पे राज्य सरकार जो होते हैं वो अपनी मर्जी से अपना निर्णय ले सकते हैं। तो आगे है संघीय व्यवस्था के लक्षण। संघीय व्यवस्था के विशेषता के बारे में जानेंगे, उसके लक्षण के बारे में जानेंगे, ताकि हम किसी देश की शासन व्यवस्था को देखकर यह जान सके कि उस देश में संघीय शासन व्यवस्था है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें संघीय शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर रहते हैं। इसमें क्या होता है, संघीय व्यवस्था में सत्ता का बंटवारा हो जाता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में, और सबकी अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, सबके अपने कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं। दूसरा है विभिन्न स्तरों द्वारा नागरिकों के एक ही समूह पर शासन। विभिन्न स्तरों द्वारा नागरिकों के एक ही समूह पर शासन का अर्थ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों भारत के ही नागरिक पर शासन करते हैं, लेकिन इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो अलग अलग है। अगला है कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके कानून बनाने के और कर वसूलने के और इनके राजस्व के स्रोत सब अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। केंद्र सरकार जो है वो पूरे देश के लिए कानून बनाता है, और जो राज्य सरकार है वो अपने राज्य के लिए कानून बनाता है, और स्थानीय सरकार जो होता है वो अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान देखता है स्थानीय स्तर पे। तो इस तरह से सभी स्तरों की सरकार का जो अधिकार क्षेत्र है वो अलग अलग होता है। अब चौथा है संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले बदल नहीं सकती। दोनों स्तर की सरकार की सहमति अनिवार्य है। हमने बताया था आपको ना कि संघीय सरकार में केंद्र सरकार अपनी मर्जी से राज्य सरकार को हटा नहीं सकती है। इसमें किसी भी संविधान के मौलिक प्रावधान में, जैसे कि हो जाता है मौलिक अधिकार, और भी जो मौलिक प्रावधान, मूल प्रावधान हैं जो संविधान में शुरुआत से ही लिखे हुए थे, उनमें परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होती है। किसी एक स्तर की सरकार के द्वारा उसे बदला नहीं जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच के विवादों का समाधान सुप्रीम कोर्ट करता है। जैसे कि किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी पॉइंट को लेकर के अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विवाद होता है तो उसका निदान उच्च न्यायालय नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद हो या फिर 2 राज्यों के बीच विवाद हो, इनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब अगला है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकार के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं।
देखिए, इसमें केंद्र सरकार के अलग स्रोत हैं, राजस्व के अलग स्रोत हैं, और राज्य सरकार के राजस्व के अलग अलग स्रोत हैं। जैसे केंद्र सरकार जो है वो जैसे रेलवे और भी रेलवे हो गया और टैक्स से संबंधित चीज़ें हुई, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। और जैसे पुलिस हो गया, कृषि और ये सारी चीज़ें राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं। देखिए, किसी भी संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं। कौन कौन? पहला है देश की अखंडता की सुरक्षा करना और विविधताओं का पूरा सम्मान करना। संघीय व्यवस्था के सरकार का उद्देश्य दो होते हैं। कौन कौन? कि हमारे देश में जो अखंडता है उसको बनाए रखना और विविधताओं का पूरा सम्मान करना। संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। पहला है देश के अखंडता की सुरक्षा करना और देश की में जो विविधता है उसको बनाए रखना। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, दुनिया में संघवाद के दो तरीके होते हैं। पहला है साथ आकर संघ बनाना, दूसरा है साथ लेकर संघ बनाना। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। साथ आकर संघ बनाने का अर्थ क्या होता है कि इसमें कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं ताकि उनकी संप्रभुता और सुरक्षा बनी रहे। संप्रभुता मतलब उनकी शक्ति, स्वतंत्रता बनी रहे। और इसमें सभी राज्यों की एक अपनी पहचान होती है, अपनी अलग अलग पहचान होती है। और इसमें केंद्र और राज्य के पास बराबर शक्तियाँ होती हैं। मतलब इसमें केंद्र और राज्य के पास बराबर शक्ति होने का मतलब है कि अगर राज्य चाहे तो अपनी मर्जी से अलग हो सकता है, अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बना सकता है। एग्जाम्पल में जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड है। जैसे कि यूएसए की बात करें तो यूएसए में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बहुत सारे राज्य मिलकर के यानी देश मिलकर के एक बहुत बड़ा राष्ट्र बनाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा तरीका है साथ लेकर संघ बनाना, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसका अर्थ क्या होता है कि एक राष्ट्र अपने आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, जैसे हो गया सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, जातीय विविधता, भाषाई विविधता, इन सब को ध्यान में रखते हुए अपनी शक्तियों को दो स्तरों में बांट देता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यहाँ केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार की अपेक्षा शक्तिशाली होती है। इसका मतलब ये नहीं कि केंद्र सरकार तानाशाही दिखाएगा यानी एकात्मक सरकार है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार मजबूत है लेकिन वह अपनी मर्जी राज्य सरकार पे नहीं चला सकता है। वह अपनी मर्जी से राज्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे राज्य सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। जैसे कि भारत हो गया, बेल्जियम और स्पेन। अब हम देखेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में संघीय व्यवस्था है या नहीं। तो हमारे संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जो भारत का व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, वो संघीय सिद्धांत पर काम करती है। जैसे भारतीय संघ में शक्तियों को 3 सूची में बांटा गया है। भारतीय संघ में शक्तियों को 3 सूची में बांटा गया है। इसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं उन्हें 3 सूचियों में बांट दिया गया है। पहला है संघ सूची। इसमें पूरे देश के महत्व के विषय होते हैं और इस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जो संघ सूची है उसमें केंद्र के महत्व के विषय शामिल होते हैं, जिस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य सरकार नहीं बना सकती है। जैसे हो गया रक्षा, हो गया बैंकिंग, विदेशी मामले और मुद्रा, इन सभी पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में क्या होता है कि इसमें स्थानीय और राज्य के महत्व के विषय होते हैं और इसमें केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। केवल राज्य सरकार नहीं, कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो ये था जैसे कि पुलिस हो गया, व्यापार और वाणिज्य, कृषि। अब अगला है समवर्ती सूची। इसमें वे विषय होते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए जरूरी होते हैं और इस पे दोनों स्तर की सरकार कानून बनाती है। इस विषय पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। जैसे हो गया शिक्षा, वन, मजदूर संघ, शादी, गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। अब सवाल उठता है कि जो विषय इन 3 सूचियों में शामिल नहीं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम अवशिष्ट विषय कहते हैं।
जो विषय इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं हैं, अर्थात जो संविधान बनने के बाद आए हुए हैं, उन्हें हम अवशिष्ट विषय कहते हैं और उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। जैसे कि हो गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जैसे हो गया इसरो, इन सब चीज़ों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। तो आज के लिए बस करते हैं, आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं शानदार क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।